बाजार, अगर बात करें बाजार की, तो बाजार शब्द से आज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे इस शब्द का परिचय ना हो या ज्ञान ना हो बाजार का, है ना। लेकिन सामान्य अर्थ में तो सबको जानते हैं कि बाजार क्या होता है। अभी मैं आप लोगों से पूछूं बाजार क्या होता है, तो कोई आप में से हर कोई यही बोलेगा कि सर बाजार दैट मीन कि वो स्थान जहां पर वस्तुओं का खरीदी बिक्री होती है ना, क्रय विक्रय होता है, जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, या क्रेता विक्रेता जहां पर इकट्ठे होते हैं अपनी वस्तु को बेचने के लिए और खरीदने के लिए, उस स्थान को हम बाजार कहेंगे। बिल्कुल सही है, यह सामान्य बोलचाल के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों अर्थशास्त्र में इसका अर्थ बदल जाता है, अर्थशास्त्र में इसका अर्थ बदल जाता है। अगर हम अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बाजार का अर्थ सिर्फ किसी स्थान विशेष से नहीं है, बल्कि उस संपूर्ण क्षेत्र से है, उस संपूर्ण क्षेत्र से है जिसने जितने क्षेत्र में क्रेता और विक्रेता, क्रेता अर्थात कि वस्तु खरीदने वाला, विक्रेता वस्तु बेचने वाला, है ना। तो उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां पर क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं। तो अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ जो है उस स्थान विशेष से ना होकर के संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां पर वस्तु विशेष की खरीद बिक्री की जाती है। दैट्स ऑल, यही है बाजार अर्थशास्त्र की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे परिभाषा की। तो ये परिभाषाओं में से अगर आप याद आपको दोनों परिभाषाएं करनी है, लेकिन अगर एक परिभाषा की भी अगर आपको याद रहती है एग्जाम तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परिभाषा बहुत इजी है। चैपमैन साहब कहते हैं कि बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं, बल्कि इसका संबंध एक या अनेक वस्तुओं तथा अनेक वस्तु या एक या अनेक क्रेता विक्रेताओं से है जिनमें आपस में प्रतियोगिता पाई जाती है, प्रतियोगिता होती है ना, प्रतियोगिता होती है, मतलब कंपटीशन होता है बाजार में, होता ही है ना कंपटीशन, तो ठीक है ना। एली के अनुसार ये क्या कहते हैं कि बाजार से हमारा तात्पर्य उस सामान्य क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु विशेष के मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियां क्रियाशील रहती है, ठीक है ना। कोई आवश्यकता समझाने की यहां पर, यहां तक का क्लियर है इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके आवश्यक तत्वों की एक क्षेत्र, क्या मतलब हुआ एक क्षेत्र का, समझिए। आधुनिक बाजार का स्वरूप अत्यंत व्यापक है, यह किसी स्थान विशेष तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय होता है। बताइए कुछ समझा ना इसमें, एक क्षेत्र, एक स्थान नहीं बल्कि एक क्षेत्र, ये क्या है, मार्केट का एक तत्व है ना। ये एक स्थान नहीं है बल्कि एक क्षेत्र है पूरा। अब वो उसमें स्थानीय बाजार भी हो सकता है, प्रांतीय बाजार भी हो सकता है, राष्ट्रीय बाजार भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार भी हो सकता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं एक वस्तु, क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु। तो यार बिना वस्तु के कोई बाजार हो सकता है क्या, चाहे बाजार कुछ भी होगा। क्रेता जाएगा तो क्या किस लिए जाएगा, खरीदने के लिए जाएगा, तो खरीदने के लिए वो प्रोडक्ट तो होना चाहिए। विक्रेता जाएगा तो किस लिए जाएगा, बेचने के लिए जाएगा, तो क्या खाली हाथ जाएगा, नहीं ना, कुछ बेचने के लिए जाएगा तो कुछ प्रोडक्ट साथ लेके जाएगा, इसलिए एक वस्तु होना आवश्यक है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं इसमें। क्रेता विक्रेता, क्रेता और विक्रेता का बिना कोई बाजार का अस्तित्व हो सकता है क्या, तो ये भी तत्व है, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला है स्वतंत्र प्रतियोगिता और एक मूल्य। स्वतंत्र प्रतियोगिता और एक मूल्य, दोनों टॉपिक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र प्रतियोगिता का मतलब ये हुआ दोस्तों, एक बाजार वही बाजार हो सकता है जिसमें एक वस्तु के बेचने वाले बहुत सारे विक्रेता हो और उस वस्तु खरीदने वाले भी बहुत सारे क्रेता हो। मतलब ये कि किसी विशेष वस्तु पर किसी एक विक्रेता का अधिकार नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसी परिस्थिति को हम बोलेंगे स्वतंत्र प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता। क्लियर है। तो यहां पर मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता बल्कि पूरा बाजार मिलकर के उस मूल्य का निर्धारण करता है, ठीक है ना। बात करें एक मूल्य की, तो दोस्तों इस जो स्वतंत्र प्रतियोगिता वाला, इसको मैंने क्या बोला, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी बोला है। तो इस पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में एक मूल्य होता है। हम अब बात करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक की, और वो मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है हमारा बाजार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र के आधार पर, कि बाजार को क्षेत्र के आधार पर कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों को यही क्लियर हो जाएगा, है ना, ये वर्गीकरण यही क्लियर हो जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। बस इन 6 टाइटल को समझ लीजिए बस। पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा आपका, क्षेत्र के आधार पर हमें बाजार के प्रकार जानने हैं, क्षेत्र के आधार पर बाजार के प्रकार जानने हैं कि क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार का हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे समय के आधार पर, किसके आधार पर, समय के आधार पर, कि समय के आधार पर बाजार का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने रूपों में बाजार को तोड़ा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार की। स्थानीय बाजार का मतलब समझ जाइए, जो आपके आस पड़ोस में जो मंडी लगती है ना, सब्जी मंडी मान लीजिए, जो सब्जी मंडी लगती है ना, वही आपका स्थानीय बाजार है ना। जहां पर आपको दूध दही मिलता है, सब्जी अंडा मच्छी वगैरह जो मिलती है ना, वही आपका स्थानीय बाजार है।
है ना, एक क्षेत्रीय बाजार, स्थानीय बाजार, ठीक है ना। यहां पर ऐसी वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेता आते हैं जो जिन वस्तुओं की मांग बहुत कम होती है, वस्तुओं की मांग कम होती है लेकिन दैनिक होती है, रोजमर्रा की वस्तुएं होती है ऐसी, इनकी मांग कम होती है, साथ ही साथ में ये शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं होती है, इसलिए इनको क्षेत्रीय बाजार में बेच दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ की इस बाजार की एक सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों इसकी ये है कि इसमें देखिए, इसमें एक छोटे से क्षेत्र में ये बाजार सीमित होता है, किसमें, छोटे से क्षेत्र में एक बाजार सीमित होता है। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना है, एक छोटे से क्षेत्र में सीमित होता है। क्षेत्रीय बाजार बोलिए, स्थानीय बाजार या क्षेत्रीय बाजार एक ही इसका मतलब होता है ना। अब आगे बढ़ेंगे, इससे थोड़े से बाजार का रूप बढ़ जाएगा, आप बोलेंगे प्रादेशिक बाजार। कौन सा, रीजनल मार्केट, रीजनल मार्केट। तो ये एक प्रांतीय बाजार होता है, ये एक प्रांतीय, पूरे प्रांत का बाजार होता है, पूरे प्रांत का बाजार होता है, इसमें वस्तुएं भी थोड़ी बड़ी मिलती है, प्रांतीय बाजार होता है, इसमें वस्तुएं बड़ी मिलती है, फेमस वस्तुएं मिलती है, ब्रांडेड वस्तुएं मिलती है, जो ब्रांड बन चुकी होती है। इनमें वस्तु की मांग और पूर्ति प्रदेश तक, पूरे प्रदेश तक, पूरे राज्य तक सीमित रहती है ना, मतलब पूरे राज्य से कहीं से भी इसकी मांग आ सकती है। जैसे एग्जांपल दिया गया है दोस्तों, जैसे राजस्थान की पगड़ी, गुजरात की साड़ी, है ना, राजस्थान की पगड़ी, गुजरात की साड़ी, और भी कुछ आप लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से ऐड कर दीजिए, अपने राज्य के अनुसार, आपके राज्य में और क्या फेमस है वो ऐड कर दीजिए, वो सब बन जाएगा, है ना। जैसे राजस्थान की पगड़ी की पूरे राजस्थान में उसकी डिमांड है, गुजरात की साड़ी की तो बेसिकली तो पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में डिमांड है इसकी, जहां जहां पर भी साड़ियों का प्रचलन है वहां तक गुजरात की साड़ियों की डिमांड है। लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि गुजरात की जो साड़ी है उसकी डिमांड पूरे गुजरात राज्य में है ना। तो इसी प्रकार से उस राज्य विशेष में जो वस्तु फेमस है उसकी डिमांड पूरे राज्य में होती है, उसी को हम प्रांतीय बाजार के नाम से जानते हैं। चलिए अगला रूप इसका देखिए दोस्तों, अगला वर्गीकरण देखिए इसका, माफ करना, इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे। नेक्स्ट टाइप है राष्ट्रीय बाजार और अगला आएगा अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो जब किसी वस्तु की मांग पूरे देश में हो जाती है, कोई वस्तु ऐसी है जो उस देश की फेमस हो चुकी है, पूरे देश में उसकी डिमांड है, जैसे मैंने अभी बताया गुजरात की साड़ी, है ना, तो पूरे देश में उसकी डिमांड है, तो उस वस्तु का बाजार कैसा कहलाएगा, राष्ट्रीय बाजार कहलाएगा दोस्तों, है ना। तो जैसे देखिए लिखा हुआ है भारत की साड़ियां, कांच की घड़ियां, तो कांच के और भी बहुत सारे सामान, कई सारे सामान है यार, भारत के मसाले, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं भारत की जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, उसकी डिमांड की जाती है, अलग अलग राज्यों के माध्यम से की जाती है। क्लियर है। आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय बाजार की, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार का मतलब यह हुआ जब हम एक देश से दूसरे देश में, जो हम बोलते हैं ना आयात और निर्यात, तो ये आयात और निर्यात शब्द कहां इस्तेमाल करते हैं, जब देश की सीमा से बाहर इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा हो, आयात का खरीदने का या निर्यात का बेचने का, ठीक है ना। तो जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले हुए हो, तब ऐसी वस्तु का जो बाजार होता है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, गेहूं, चावल और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं, धातु के रूप में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, बहुत सारी वस्तु होती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम समय के अनुसार या समय के आधार पर हम बाजार को कितने भागों में तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बाजार को 4 भागों में यहाँ पर भी तोड़ेंगे, अति अल्पकालीन, अल्पकालीन और फिर दीर्घकालीन और अति दीर्घकालीन। चलिए अति अल्पकालीन बाजार को दैनिक बाजार भी, दैनिक मतलब कि जो रोजमर्रा का सामान बेचता हो ना उसको हम दैनिक बाजार कहते हैं ना, तो दैनिक बाजार भी कहते हैं। अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की जो पूर्ति होती है वो हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा स्थिर रहती है। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए। जो अति अल्पकालीन बाजार होता है दोस्तों, ये छोटा मार्केट होता है, छोटा बाजार होता है, और दैनिक सामान का ही बाजार होता है, ये दैनिक वस्तुओं का बाजार होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो पूर्तिकर्ता या जो उत्पादक होते हैं, वस्तु की पूर्ति कौन करेगा बाजार में, जो उत्पादक होगा, तो वो उत्पादकों के पास इतना समय नहीं होता है कि अगर बाजार में अचानक से मांग बढ़ी तो उसकी सप्लाई कर देंगे फट से। जैसे मान लेते हैं कि सब्जी मंडी है, सब्जी बाजार है, अब सब्जी मान लेते हैं कि वहां टमाटर बिकने, टमाटर की जो है एकदम से डिमांड बढ़ जाती है, तो बताइए सप्लायर कहां से लाएगा टमाटर, और टमाटर के वहां पर सप्लाई कैसे करेगा, वो पूर्ति कैसे करेगा, संभव नहीं। वो स्थिर होती है, जो सुबह आ चुका एक बार, है ना, बस उतना ही माल बिकेगा, उससे ज्यादा की पूर्ति वहां नहीं होती। तो इसलिए कहा गया है कि यहाँ वस्तु की जो पूर्ति होती है ना, वो पूर्ति स्थिर होती है, बार बार नहीं होती, एक बार होती है बस। उत्पादकों के पास इतना समय नहीं होता है या इतना कम समय होता है कि वो वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार बढ़ा नहीं सकते। इस प्रकार की प्रमुख वस्तु जो होती है, देखिए दूध, दही, मछली, अंडे, सब्जी, ये सारी वस्तुएं होती है ना, ये सारी वस्तु इसके अंदर आती है। आगे बात करें अल्पकालीन में, तो इसमें समय थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा समय बढ़ जाता है, तो यहाँ उत्पादक को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। देखिए अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति स्थिर नहीं होती है, कैसी, स्थिर नहीं होती है, मतलब ये पूर्ति बढ़ाई जा सकती है। कैसे, देखिए मांग के अनुसार पूर्ति में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें अति अल्पकालीन बाजार की अपेक्षा कुछ अधिक समय रहता है, परंतु इतना भी समय नहीं रहता कि मांग और पूर्ति में पूरी तरह से समायोजन कर लिया जाए। थोड़ा समय जरूर मिलता है इसमें, लेकिन इतना समय नहीं मिलेगा कि अगर मांग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो उस मांग की पूर्ति कर दे। थोड़ा समय मिल जाता है लेकिन ज्यादा नहीं मिलता, है ना। तो चूंकि अल्पकाल में वस्तुओं की पूर्ति को मांग के अनुरूप पूरी तरह से समायोजित नहीं किया जा सकता, अतः मूल्य पर मांग का ही अधिक प्रभाव पड़ता है,
मूल्य पर मांग का यदि प्रभाव पड़ता है तो सब्जी मंडियों में जाते हैं आप लोग, सब्जी मंडी जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, अगर शॉर्टेज हो जाता है किसका, सब्जियों का, तो उसका रेट अचानक से बढ़ा देते हैं वो लोग, है ना, अचानक से रेट बढ़ जाता है। आलू प्याज आदि ये सबका बाजार जो है अल्पकालीन बाजारी ये कहलाता है। क्लियर है यहां तक का ना। चलिए इसका थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, तीसरा रूप देख लेते हैं। कौन सा तीसरा रूप होगा, दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट तो दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत जो पूर्तिकर्ता होते हैं दोस्तों, जो उत्पादक होते हैं, उनके पास में समय पर्याप्त होता है, अच्छा खासा समय होता है। इस बाजार में मांग के जैसे जैसे मांग बढ़ती है तो पूर्ति को भी बढ़ाना चालू कर देते हैं, है ना, मांग बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ा देंगे वो लोग। तो पूर्तिकर्ता के पास इतना समय होता है कि वो मांग अगर बढ़ती है तो अपने साधनों की पूर्ति उस मांग के बराबर में कर देंगे, जिससे बाजार में मांग और पूर्ति का संतुलन बना रह सकता है। इसके बाद बात करें अति दीर्घकालीन बाजार, तो इसकी तो कोई जवाब ही नहीं है। यहां पर तो मांग और जो पूर्ति में जो थोड़ा बहुत प्रतिरोध था वो प्रतिरोध पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यहाँ पर कैसे, दीर्घकालीन बाजार में उत्पादकों के पास इतना अधिक समय होता है कि वस्तु की पूर्ति तो क्या, अगर डिमांड आई ना तो वस्तु को बना करके फिर उसकी पूर्ति कर देंगे, इतना लंबा समय होता है इस प्रकार के बाजार में, ठीक है ना। देखिए इसमें अति दीर्घकालीन बाजार में मांग को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी वस्तु थी, जनसंख्या, फैशन, रीति रिवाज, खान पान, ये ट्रेडिशन होता है ना, ट्रेडिशन होता है। तो पता रहता है लोगों को 6 महीने बाद कौन से ट्रेडिशन का, किस प्रकार का, कौन सा क्या त्योहार वगैरह क्या आने वाला है, तो किस प्रकार की मांग बढ़ेगी उसकी तैयारी पहले से हो जाती है। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दोस्तों अब देखेंगे हम तीसरा वर्गीकरण, तीसरा तो वो प्रतियोगिता के आधार पर है, और प्रतियोगिता के आधार पर है एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एक है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और तीसरा आएगा एकाधिकारी बाजार, ठीक है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार अर्थात कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो मार्केट होता है, जब बाजार में किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेताओं के बीच में प्रतियोगिता होती है, तब बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान रहता है ना। तो क्रेता विक्रेताओं को बाजार का पूरा ज्ञान रहता है। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी प्रक्रिया है बाजार की जिसमें कोई वस्तु अगर है तो उसके क्रेता भी बहुत सारे होंगे और विक्रेता भी बहुत सारे होंगे, इसलिए इनमें आपस में कंपटीशन पाया जाता है। अगर आप किसी को अधिक जो वस्तुएं बेचनी है तो उसे अपनी कीमत गिराकर बेचनी होगी, तभी जाकर के जो क्रेता, खरीदने वाला जो उपभोक्ता है, वो उस वस्तु की ओर आकर्षित हो पाएगा। तो आज क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से क्या किया जा रहा है दोस्तों, प्रलोभन दिए जाते हैं, आपको इतना % डिस्काउंट दिया जा रहा है, इतना % डिस्काउंट दिया, और हमको जहां पर ज्यादा % डिस्काउंट मिलता है हम उसकी ओर मूव कर जाते हैं, उसकी वस्तु को परचेस कर लेते हैं। यही तो कॉम्पिटिशन है ना। और अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या हुआ कि अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब यह हुआ कि ये प्रेजेंटर जो कंपनी बना रही है, बस इस पूरी भारत में एक ही कंपनी बनाती है, एक ही व्यक्ति बनाता है, अब हर हालत में उसी से खरीदना है। तो अब उसके बाद तो वो जो रेट चाहे वो हमसे वसूल कर सकता है ना। अब इसमें तो हम, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं ना कि हम किसी और से जाके खरीद लें, तो उस बाजार को हम क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रतियोगिता अर्थात कि एकाधिकारी वाला बाजार हो जाएगा, ये इसका पूर्ण अधिकार हो जाएगा। देखिए बेनहम साहब ने कहा इस बारे में कि अपूर्ण बाजार उस दशा में कहा जाएगा जब विक्रेता और क्रेताओं का या कुछ विक्रेता और कुछ क्रेताओं का एक दूसरे के द्वारा दिया हुआ या मांगा हुआ मूल्य ज्ञात नहीं रहता। मतलब कि यहाँ क्रेताओं को और विक्रेताओं को वस्तु का मूल्य पता नहीं रहता है, वस्तु का मूल्य पता नहीं रहता है, और वो फिर अपने मनमानी रेट में बेचते हैं, मनमानी कीमत पर बेचते हैं। इस बाजार में क्रेता विक्रेताओं की संख्या कम रहती है ना, इन्हें बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता, इनको बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता, इसलिए ये अपनी वस्तु की कीमत खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, है ना। और इससे भी जो भयानक रूप देखने को मिलता है वो इसमें मिलता है अधिकारी बाजार में, मोनोपोली मार्केट में। मोनोपोली मार्केट में जो मैंने अभी 1 मिनट पहले जो भी आपको बताया है ना कि वस्तु पर एकाधिकार होना, वो पूरी टर्म इसी की है। एकाधिकार बाजार उसे कहा जाएगा जिसमें वस्तु का अकेला उत्पादक होता है, उसकी स्थानापन्न वस्तु, मतलब उसका ऑप्शन भी दूसरा हमारे पास कुछ नहीं होता है। साथ में हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। बताइएगा मुझे कमेंट करके, कहीं पर कोई डाउट हो दोस्तों तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर।